पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑफ इंडिया सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के 7वें सबसे बड़े सरकारी बैंक के बारे में, जो है हमारा इंडियन बैंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे और सरकारी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, जिस टाइम पे वो बैंक स्थापित हुए थे उसी टाइम पे इंडियन बैंक की भी स्थापना 15 अगस्त 1907 को श्री वी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा की गई थी। इसके बाद 1930 से लेके 1940 तक बैंक ने अपनी जो फॉरेन ब्रांचेस थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड की। जैसे इन्होंने श्रीलंका के कोलंबो में ब्रांच ओपन की 1931 में। उसके बाद जाफना, जो कि श्रीलंका में ही है, वहाँ पे ओपन की, लेकिन वो बाद में इनको बंद करनी पड़ी 1939 में। इसके बाद रंगून में एक ब्रांच ओपन की 1940 में, और 3 ब्रांचें इन्होंने मलेशिया के अलग अलग शहरों जैसे इपो, कुआलालंपुर और पेनांग में ओपन की, और एक ब्रांच इन्होंने सिंगापुर में ओपन की। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है, तो उसके बाद इनको एक कोलंबो ब्रांच और कुछ ब्रांचें इंडिया में बंद करनी पड़ जाती हैं, जिससे बैंक को काफ़ी लॉस होता है। लेकिन जैसे वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होता है और देश को भी इंडिपेंडेंस मिलती है, तो इन्होंने जो ब्रांचें बंद की थी पहले, और उनमें से काफ़ी ब्रांचें रीओपन कर देते हैं। लेकिन जो इनकी ब्रांच बर्मा में थी, उसको बर्मा गवर्नमेंट ने जब वो अपना वहाँ पे म्यांमार में, जो उनका भी जो बर्मा का जो नाम है म्यांमार है, तो 1963 में उन्होंने बिल पास किया कि जो भी फॉरेन ब्रांचें उस देश में थी उन सबको उन्होंने नेशनलाइज्ड कर दिया। तो वो मतलब बर्मा गवर्नमेंट के अंडर आ गई। तो इस तरह इनको अपनी जो बर्मा वाली जो ब्रांच थी वो इनको गंवानी पड़ी। 1960 में इंडियन बैंक ने बहुत ज़्यादा जो छोटे बैंक थे वहाँ पे साउथ इंडिया में, उनको एक्वायर किया, और 1969 में इंडियन बैंक का नेशनलाइजेशन हो जाता है। और इसके बाद 1973 में इनकी जो 3 मलेशिया में जो 3 ब्रांचें थी, इपो, कुआलालंपुर और पेनांग, इनको यूनाइटेड एशियन बैंक एक्वायर कर लेता है। तो इसके बाद ऑलमोस्ट इनकी 2 ही फॉरेन ब्रांचें बचती हैं, कोलंबो में और एक जाफना में, दोनों ही श्रीलंका के सिटीज़ हैं। और 1990 में इन्होंने एक बड़ा टेक ओवर किया जब बैंक ऑफ तंजौर फेल हो रहा था, तो उसकी 157 ब्रांचें इन्होंने टेक ओवर की थी। और अभी हाल ही में 2020 में इंडियन बैंक का मर्जर इलाहाबाद बैंक के साथ हुआ है, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने एक यूनिक मार्क अचीव किया है, जब ये 6 सरकारी बैंक बनेंगे जिनका एक साल में नेट प्रॉफिट 10,000 करोड़ के पार हुआ। हालांकि इनका जो रैंक है बिजनेस साइज में 7वां है, लेकिन ये छठे बैंक ऐसे बने हैं जिनका 10,000 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एक साल में हुआ है। 6th नंबर पे जो है बैंक ऑफ इंडिया है, उनका अभी तक ये उन्होंने मार्क टच नहीं किया है, क्योंकि लास्ट ईयर भी उनका प्रॉफिट जो था वो 9,000 करोड़ के आसपास था। और अगर बात करें इंडियन बैंक की, तो इस साल के जो इस फाइनेंशियल ईयर के जो इनके रिजल्ट आ रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। पहला जून क्वार्टर का था, उसमें इनका 2900 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और सेकेंड क्वार्टर का इनका 3,000 के आसपास है। तो अभी ऑलमोस्ट रख सकते हैं आप 6,000 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है इनको, और अभी 2 क्वार्टर और हैं। तो आराम से ये इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में 12,000 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट का मार्क है वो क्रॉस कर लेंगे। अगर बात करें इलाहाबाद बैंक के साथ मर्जर की, तो 2020 में जितने भी मर्जर हुए थे, अगर बात करें इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का, तो ये 2 बैंक ऐसे थे जिनका ऑलमोस्ट सेम साइज था, ज़्यादा फर्क नहीं था बिजनेस साइज में। आप देखोगे कि उस टाइम पे इंडियन बैंक का जो बिजनेस साइज था 4.29 ट्रिलियन था, वहीं पे इलाहाबाद बैंक का बिजनेस साइज 3.7 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट 0.50 ट्रिलियन का फ़र्क था। तो इस तरह ये मर्ज होने के बाद 7वें रैंक पे आ जाते हैं। पहले इनका रैंक काफ़ी ज़्यादा नीचे था। इवन आप देखोगे सिंडिकेट बैंक जो था वो उस टाइम पे इंडियन बैंक से ज़्यादा ऊपर था। लेकिन जैसे मर्जर होता है तो इनका 7वां रैंक बन जाता है, और इनसे आगे रहते हैं आपके एसबीआई, पीएनबी, कैनरा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और आपका एक बैंक ऑफ इंडिया। और अभी भी इनका आज की डेट में इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया है जो आपके मीडियम साइज बैंकों में काउंट होते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस साइज ना तो उतना बड़ा है और ना ही इतना छोटा है। जहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का आपका जो बिजनेस साइज है आज की डेट में 15.62 ट्रिलियन है, और इंडियन बैंक का ऑलमोस्ट 14 ट्रिलियन का बिजनेस साइज हो गया है। अगर बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं विनोद कुमार जी। इनका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। एक और बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसका भी हेडक्वार्टर चेन्नई में ही है। इनकी ब्रांचेज हैं 5,955, और 3 इनकी फ़ोन ब्रांचें हैं। मोबाइल ऐप इनका इंड स्मार्ट के नाम से है, और ये तमिलनाडु और पौंडीचेरी के जो ग्रामीण बैंक हैं, इन 2 ग्रामीण बैंकों को स्पॉन्सर करते हैं। एसएलबीसी हेड ये यहाँ पे मैंने तमिलनाडु कर दिया है, लेकिन ये किसी भी स्टेट के एसएलबीसी हेड नहीं है। तमिलनाडु का जो एसएलबीसी हेड है वो है
इंडियन ओवरसीज बैंक। और इनका जो बिजनेस मिक्स है वो 13.97 ट्रिलियन है। 7वां रैंक है इनका बिजनेस मिक्स साइज में। 40,000 के आसपास इनका स्टाफ स्ट्रेंथ है। और इनका ग्रॉस एनपीए 2.60% और नेट एनपीए काफ़ी अच्छा है 0.16%। और इनका जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन सॉफ्टवेयर है तो वो बैंक्स है जो टीसीएस के द्वारा डिजाइन किया गया है। ये आप देख सकते हो इनका हेड ऑफिस यहाँ पे। अगर बात करें रोड अहेड की तो परफॉर्मेंस वाइज देखें तो इंडियन बैंक की परफॉर्मेंस बाकी पब्लिक सेक्टर बैंकों के जैसे ही बहुत अच्छी आ रही हैं। लेकिन चैलेंजेस में क्या है कि अभी ये एक मिड साइज़ के बैंक हैं। तो जो एज एक बड़े बैंक के पास होता है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, तो वो एज कहीं ना कहीं इनके पास मिसिंग है कि जो रीच बड़े बैंकों की है वो अभी इनको थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इनको अपना ब्रांच नेटवर्क चाहे वो देश में भी ब्रांचेज हों या फिर फॉरेन में ब्रांचेज हों उनके बढ़ाने की थोड़ी ज़रूरत है, ताकि वो ज़्यादा कस्टमर्स की नीड को पूरा कर सके और वहाँ से बिजनेस रिसीव कर सकें। और दूसरा अगर बात करें मर्जर पॉसिबिलिटी की तो रिसेंटली न्यूज़ आ भी रही हैं कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है नेक्स्ट फेज ऑफ मर्जर। तो 2020 में इस बैंक में इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ था। और अभी अगर चांसेस देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चांसेस हैं कि वो इंडियन बैंक में मर्ज हो सकते हैं। लेकिन दूसरा चांस ये भी है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक, ये तीनों बैंक भी एसबीआई में जाके मर्ज हो सकते हैं। चांसेस 50-50 हैं। या तो इंडियन बैंक में दो बैंक आएंगे या फिर उन दो बैंकों के साथ इंडियन बैंक एसबीआई में जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नए पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ।